लगभग 2 सदी पुराने अमेरिकन लोकतंत्र में हाल ही जो चुनावी नतीजे आए हैं वो भारत के विपक्ष के लिए एक सबक के तौर पर आए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और भारत में विपक्षी दलों की लगातार होती हार, दोनों के बीच एक ऐसा साम्य है जिसका विश्लेषण अगर विपक्षी दलों ने नहीं किया तो उन्हें लगभग 2050 तक केंद्र की सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है। असल में डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत एक ऐसे पूर्व राष्ट्रपति की जीत है जो 4 साल पहले चुनाव हार गया था, जिसको राष्ट्रपति रहते 2 बार इम्पीच किया गया, जो 34 काउंट पर कोर्ट में दोषी साबित हुआ और अगर बाकी के अदालती मामलों में दोषी साबित हो जाए तो उसका जेल जाना तय है। लेकिन उनकी जीत इसके बावजूद हुई और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। चुनाव के दौरान भारत के विपक्षी दलों की तरह अमेरिकन डेमोक्रेट पार्टी, जो फिलहाल अमेरिका में सत्ता में है, उसने बार बार ये आरोप लगाया कि अगर ट्रंप जीत गए तो ये अमेरिका का आखिरी चुनाव होगा, लोग आखिरी बार चुनाव में वोट डालेंगे। भारत में मई जून में हुए लोकसभा चुनावों में भी विपक्ष ने ये तुरही लगातार बजाई, लेकिन इस सब का न तो भारत के मतदाताओं पर असर हुआ और न ही अमेरिकन मतदाताओं ने उसे तवज्जो दी। ट्रंप को हालात ये थे कि ट्रंप को खुद उनकी सरकार में काम कर चुके वरिष्ठ पदाधिकारियों ने फांसीवादी बताया था। लोगों ने इसके बाद भी उस कमला हैरिस को हरा दिया जो लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर उसी तरह अपने आप को पेश कर रही थी जैसे भारत के विपक्षी दल पिछले 10 साल से स्वयं को लोकतंत्र के असली रक्षक के रूप में पेश करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भारत के मतदाताओं ने विपक्ष को न सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में भी ला दिया। यह अलग बात है कि मतदाताओं ने उनकी शक्ति थोड़ी घटा दी, जिससे उनके निरंकुश और तानाशाही प्रवृत्ति पर कुछ अंकुश लग पाया है। अमेरिकन मतदाताओं ने कमला हैरिस और डेमोक्रेट पार्टी के तमाम प्रचार के बावजूद जनता ने डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर यह आरोप है कि वो लोकतंत्र को पैर की जूती से ज्यादा नहीं समझते, उसे जिता दिया। इस जीत में जनता कुछ तो संदेश दे रही। ये सवाल तो उठना चाहिए कि आखिर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसको अमेरिका और भारत के लोग बड़ा मुद्दा क्यों नहीं मानते? अमेरिका में उसे जिताते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है और भारत में भी उसी पार्टी को तीसरी बार सत्ता सौंप देते हैं जिसे लोकतंत्र का भक्षक बताने में विपक्ष कतई नहीं चुकता। इसका विश्लेषण अगर लोकतंत्र के नजरिए से किया जाए तो ये माना जा सकता है कि जनता और मतदाता लोकतंत्र बचाओ के नैरेटिव से ऊब चुके हैं। वे ये मानते हैं कि विपक्ष और अमेरिकन सत्ताधारी डेमोक्रेट्स ने जो लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था उसे वाकई कोई खतरा नहीं, और लोकतंत्र अपने आप में इतना मजबूत हो गया है कि किसी नेता के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने से उसका मौजूदा स्वरूप कतई नहीं मिलेगा। इस वजह से वे लोकतंत्र बचाओ के नारे को भारत और अमेरिका में समान रूप से ठुकरा देते हैं।
और उन मुद्दों पर वोट देते हैं जो उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा अहम है। अमेरिका में मतदाताओं ने रोजगार, महंगाई, पहचान और धर्म के सवाल पर वोटिंग किया। भारत में भी लगभग वोटिंग का ट्रेंड यही था। इसी वजह से बीजेपी की सीटें घट गई थी। वैसे तो इस चुनाव में अमेरिका के सामने भारत की तरह दो ही विकल्प थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप थे। अमेरिका में दूसरी ओर कमला हैरिस थी तो भारत में राहुल गांधी को विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर लोकतंत्र के रक्षक के रूप में पेश किया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप, हीमैन की इमेज रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी जेब में अमेरिका और दुनिया की दूसरी सारी समस्याओं का हल था, वे ये दावा लगातार कर रहे थे। दूसरी ओर कमला हैरिस, जो कमजोर दिखने वाले बाइडेन की विरासत को आगे बढ़ाती दिख रही थी, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस अभी तक, भारत की कांग्रेस पार्टी अभी तक इस नैरेटिव से मुक्त नहीं हो पाई है कि वो न सिर्फ मुसलमान समर्थक पार्टी है बल्कि पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का रास्ता आधुनिकता और पुरातन पंथ के बीच की जो उलझन है और दोनों के बीच जो संघर्ष है, उस भूल भुलैया से निकलता है, ये मानना पड़ेगा। और शायद इस ओर और गहन अध्ययन की जरूरत है। दरअसल वैसा है नहीं। इसलिए जो पुरातन पंथीपन है, वो मूल्य जो हजारों साल से इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाते हैं, उसे बांध कर रखते हैं, वो रह रहकर हिलोरे मारता है। और वो मानवाधिकार, महिला अधिकार जैसे, गे राइट्स जैसे अत्याधुनिक मूल्यों से खुद को नहीं जोड़ पाता। वो आज भी अपने शरीर के रंग से अपनी पहचान देखता है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में हिंदू अपनी पहचान एक सनातन धर्मी के तौर पर देखते हैं, अपनी अस्मिता को भी उसी में खोजते हैं। भारत की बीजेपी और अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी में एक खास समानता दिखी है इन चुनावों में। रिपब्लिकन पार्टी के मतदाताओं ने ये मानकर वोट दिया कि औरतों का काम बच्चे पैदा करना है। भारत में भी बीजेपी लगभग लगभग इसी नैरेटिव पर काम करती है। यह कारण नहीं है कि अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस बार श्वेत और लैटिन अमेरिकी मूल के मर्दों ने पहले के मुकाबले कम वोट डेमोक्रेटिक पार्टी को दिए। इस समाज के लिए गर्भपात कराने का अधिकार औरतों के पास देने का कमला हैरिस का जो वादा था, उसे रास नहीं। उन वोटर्स को वैश्वीकरण और अमेरिका के मेल्टिंग पॉट कॉन्सेप्ट में खुद की पहचान खो जाने का खतरा दिखता है। उसे लगता है कि अमेरिका तो श्वेत ईसाइयों की जमीन है, अश्वेत लैटिन और एशियाई अफ्रीकी मूल के लोगों से उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। भारत में भी मतदाताओं ने लगभग इसी नैरेटिव पर मतदान किया। वो ये मानकर चलते हैं कि भारत में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और भारत के मुसलमान उनकी अस्मिता के लिए न सिर्फ खतरा है बल्कि वो देश को बर्बाद करने पर, देश के टुकड़े करने पर भी हमेशा आमादा रहते हैं। ऐसे में जब ट्रंप आप अप्रवासियों के खिलाफ बोले, ठीक उसी तरह जैसे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपड़ों से किसी की पहचान का दावा किया था। उन्होंने भैंस खोल ले जाने और उनकी जमीनें छीन लेने और यहां तक कि मंगलसूत्र छीन लेने तक का नैरेटिव चलाया। ये प्रवृत्ति इस वक्त पूरी दुनिया में सिर उठा रही है। इस प्रवृत्ति की नुमाइंदगी दक्षिण पंथ पूरी शिद्दत से करता है। और जैसे जैसे वैश्वीकरण टेक्नोलॉजी के माध्यम से
दुनिया के हर घर को अपनी चपेट में ले रहा है, वैसे वैसे कबीलाई मानसिकता अपने को और असुरक्षित महसूस कर रही है। गर्भपात का प्रश्न भी अमेरिका में धर्म से गहरे जुड़ा है। भारत में भी बीजेपी अपनी राजनीति हिंदू धर्म की ओट से करती है, और हिंदू खतरे में है, इसे वो जनता को समझाने से नहीं चूक। दूसरे धर्म के लोगों से हिंदुओं को खतरा है, ये बात करीने से फैलाई जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल को लोगों के बीच स्वयं प्रधानमंत्री लेकर जाते हैं। लव जिहाद का नारा भारत में पिछले 10 साल से गूंज रहा है। मोदी ट्रंप में अपना दोस्त खोज रहे हैं, तो ट्रंप भी मोदी में अपना खास दोस्त खोजने की कोशिश लगातार करते रहे। ये प्रवृत्ति पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था और विचार इसे रोकने में नाकाम है, और इस प्रवृत्ति पर जल्द रोक नहीं लगी तो लोकतंत्र बचेगा या नहीं, ये सवाल बड़ा हो जाएगा। लोकतंत्र की दुहाई देने वालों को अपनी रणनीति में बुनियादी बदलाव करने की जरूरत है, ऐसा अमेरिकन चुनावों के ये नतीजे साफ कर दो, और ये संदेश भी देते हैं कि अगर भारत के विपक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया, धर्म पर हमले बंद नहीं किए, तो उसको सत्ता शायद ही अगले चुनावों में मिल पाए। धर्म की ताकत को कम आंकने की वजह से ही दुनिया में लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है, जैसे भारत में दिख रहा है। ट्रंप की जीत असल में ट्रंप और भारत में मोदी की जीत लोकतंत्र की हार नहीं बल्कि चेतावनी। अगर अब भी लोकतंत्र की वकालत करने वाला भारत का विपक्ष अपने को सुधारेगा नहीं और पुरानी द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीतिक लकीर को पीटेगा, तो लोकतंत्र शायद ही बच पाए। इसलिए ये खास जरूरत है, विशेषकर विपक्ष के लिए। ये अमेरिकन चुनावों के नतीजे ये संदेश दे रहे हैं कि अगर वो स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखना चाहता है, तो उसे अपनी रणनीति में न सिर्फ बदलाव करना होगा, बल्कि धर्म पर हमला बंद करके उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा जिन मुद्दों से मतदाता स्वयं को कनेक्ट कर पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।